हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा ये नॉर्थ साइड की सीरीज लगातार कंटिन्यू बढ़ती जा रही है नॉर्थ साइड की तरफ। और आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आपको दिए गए इसी क्राइटेरिया से एग्जाम्स आए। उसके लिए हम सेलेक्टेड एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू एंड बहुत सारा डाटा इधर उधर से कलेक्ट कर रहे हैं और उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसी सीरीज के साथ में एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने प्रेजेंट। इसको जल्दी से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर पुट कीजिएगा। वी लिच ब्रेस सूचर इज अप्लाइड फॉर, एक सूचर किया जाता है, ये वी लिच नाम का एक ब्रेस सूचर है, इसको कौन सी कंडीशन में अप्लाइड करते हैं? तो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिना किसी देरी के आंसर करना है आप सबको, जल्दी से चलना है। हमारे पास एक सूचर है जिसका नाम क्या है? बी लिच ब्रेस सूचर। बस इस चीज को ध्यान देना है, बी लिच ब्रेस सूचर कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं: टॉनिक यूट्रस इन पीपीएच, सर्विक्स, ओवरी और फेलोपियन ट्यूब। इसको हम यूज करते हैं अटोनिक यूट्रस वाली कंडीशन में। अटोनिक यूट्रस वाली कंडीशन में कब यूज किया जाता है? ऐसी कंडीशन में यूज किया जाता है इन द केस ऑफ, जब पीपीएच वाली कंडीशन होती है और जब हम बहुत सारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं, ऑक्सीटोसिन दो देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, मिथाइल पीजीएफ2 अल्फा देते हैं। उसके बाद में ये सारे मेथड, बेकरी बलून, कौन सा? बेकरी बलून भी यूज किया जाता है। ये सारे मेथड क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। ये मेथड क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। जब ये मेथड फेल हो जाते हैं तो हम सूचरिंग करते हैं। क्या करते हैं? सूचरिंग करते हैं। सूचरिंग ऑफ कौन सी आर्टरी होती है? स्पाइरल आर्टरी। कौन सी? स्पाइरल आर्टरी। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये यूट्रस की मिड लाइन में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? यूट्रस के मिड लाइन में प्रेजेंट होती है। उनकी सूचरिंग कर दी जाती है जिससे कि जो पीपीएच हो रहा था वो स्टॉप कर दिया जाता है। इसी सूचरिंग को हम कौन सा सूचर बोलते हैं? वी लिच ब्रेस सूचर। देखिए, मैं इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। ये देखिएगा, वी लिंच ब्रेस सूचर कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि पीपीएच हुआ टॉनिक यूट्रस वाली कंडीशन में। तब यहाँ पर सूचरिंग कर दी जाती है। यहाँ पर जो आर्टरीज होती है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पीपीएच होता है वो स्टॉप हो जाता है। क्लियर? तो इस चीज को ये देख लीजिएगा, इमेज भी देख लीजिएगा यहाँ पर, और सूचर का नाम भी याद रखना है, बीलिच ब्रेस सूचर। जल्दी से आंसर कीजिए। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। केवल 5 मिनट 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, तो देखिएगा, कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। कॉमन कॉज क्या रहती है डेथ की? कौन सी कंडीशन में यूट्रस क्या हो गया है? इन्वर्जन हो गया है। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, न्यूरोजेनिक शॉक, हेमरेज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इन्फेक्शन। जल्दी से बता दीजिएगा कौन सी कंडीशन रहती है? न्यूरोजेनिक शॉक रहेगा, हेमरेज रहेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म रहेगा या फिर इन्फेक्शन रहेगा। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से न्यूरोजेनिक शॉक से लेना देना है नहीं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म से लेना देना है नहीं और इन्फेक्शन से लेना देना है नहीं। मेन जो कंडीशन रहेगी किसमें? इन्वर्जन ऑफ यूट्रस में, वो हेमरेज होगा। और हेमरेज की वजह से क्या हो जाएगा? सीवियर पीपीएच हो जाएगा और सीवियर पीपीएच की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। कौन सा होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक होगा और इस हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। किसकी डेथ? मदर की डेथ। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से डेथ हो सकती है। हाँ जी, न्यूरोजेनिक शॉक नहीं होगा, यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिल सकता है। तो आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। चलिए देखिएगा, एक कंडीशन है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। कौन सी कंडीशन? इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। नॉर्मली जो यूट्रस रहता है वो कैसा होता है? आप सभी को पता है, नॉर्मली जो यूट्रस होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल यूट्रस कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। बट देखो, यहाँ पर जो इसका यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा है, फंडस वाला हिस्सा क्या हो गया? हल्का सा नीचे की तरफ चला गया है। इसको, हाँ, ये नॉर्मल कंडीशन में ही मानते हैं, इसको भी हम कैसा मानते हैं? नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर देखो, जो फंडस रीजन है वो कहाँ आ गया है? अब इंटरनल ओस के लेवल तक आ गया है। इसको हम बोलते हैं डिग्री फर्स्ट, या हम इसको ग्रेड फर्स्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेड फर्स्ट यूटेराइन इन्वर्जन। ये देखो, सेकंड में कहाँ आ जाता है? इन बिटवीन सर्विक्स आ जाता है। कहाँ आ जाता है? सर्विक्स के बीच में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं सेकंड।
और सर्विक्स से बाहर वेजाना के बीच में आ जाता है, या फिर वेजाना के साथ में एक्सपल आउट होता है, बाहर हमको विजिबल होने लगता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेड थर्ड। इस तरह से इन्वर्जन ऑफ यूट्रस होता है, वो कितने टाइप का होता है, 3 ग्रेड इसकी देखने को मिलती हैं। इन ग्रेड में से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है आपको। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस के ग्रेड से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको गलत नहीं करना है, सही करना है। एक शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने प्रेजेंट, जल्दी से आंसर करना है। अ फीमेल प्रेजेंट विद सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस ड्यू टू पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच की ब्लड हेमरेज हुआ है उसको, जिसकी वजह से पीपीएच हुआ है उसको, व्हाट वुड बी द शॉक इंडेक्स, शॉक इंडेक्स के बारे में बताया गया है। शॉक इंडेक्स डिपेंड करती है, ध्यान रखना, हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी पर। किस पर डिपेंड करती है? शॉक इंडेक्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी फीमेल की शॉक इंडेक्स निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, हार्ट रेट को डिवाइडेड कर देंगे सिस्टोलिक बीपी से। क्या निकल के आ जाएगी आपकी, क्या निकल के आ जाएगी? हाँ, शॉक इंडेक्स निकल के आ जाएगी। तो शॉक इंडेक्स में क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्या हुआ? सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस ड्यू टू पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच हुआ है। तो बताओ शॉक इंडेक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, शॉक इंडेक्स का क्या नॉर्मल रहेगा? तो 0.9 से 0.5 ये तो डाटा सही नहीं है, 0.5 से 0.7 ये नॉर्मल इंडेक्स है। कैसी है ये? नॉर्मल इंडेक्स, ये इंडेक्स नॉर्मल है। हाँ, ये देखो 0.9 से लेके 1.1 ये दो डाटा सेम है, तो ये एक ऑप्शन हटा दीजिए, यहाँ पर एक सी ऑप्शन बचा हुआ है, वही सही होगा। देख लेते हैं नॉर्मल शॉक इंडेक्स क्या होती है। शॉक इंडेक्स को निकालने के लिए एक जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया वो क्या था? हाँ, हार्ट रेट को हम डिवाइडेड करेंगे किसके साथ में? सिस्टोलिक बीपी के साथ में। तो हार्ट रेट इज डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक बीपी इज इक्वल टू शॉक इंडेक्स। हाँ, अगर शॉक इंडेक्स का डाटा 0.5 टू 0.7 आ रहा है तो दिस इज नॉर्मल। कैसी है ये? दिस इज नॉर्मल। इफ डाटा कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है, तो ये थ्रेशोल्ड है। कैसा है ये? थ्रेशोल्ड है। और डाटा अगर 0.9 से ज्यादा आ रहा है तो मोर्टालिटी के चांसेस बढ़ गए हैं। किसके चांस बढ़ गए हैं? मोर्टालिटी के चांसेस बढ़ गए, और मोर्टालिटी पीपीएच में देखने को मिलती है। हाँ, तो देखो यहाँ पर भी दिया गया है, अगर 0.5 से लेके 0.7 है तो ये नॉर्मल रेंज है, कोई भी शॉक अवेलेबल नहीं है। और 0.9 से लेके 1.1 तक जा रहा है तो सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हुआ है, और यहाँ पर शॉक को इंडिकेट कर रही है। किसमें देखने को मिलेगा? पीपीएच में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है ये? पीपीएच में देखने को मिलता है। क्लियर है? मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो कौन सा था? कौन सा आंसर था? तीसरे नंबर का, सी इज द राइट आंसर। कौन सा रहेगा? सी इज द राइट आंसर। तो आप सभी को ये भी शॉक इंडेक्स को ध्यान रखना, शॉक इंडेक्स एग्जाम में आ सकती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शानदार क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजॉइंट ट्विंस, कंजॉइंट ट्विंस का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? आंसर करना है आपको, जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा होता है मोस्ट कॉमन टाइप। क्रेनियोपेगस, थोरैकोपेगस, स्टियोपेगस और एब्डामिनोफेगस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजॉइंट ट्विंस, ऐसा कंजॉइंट ट्विंस जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कौन सा होता है? क्रेनियोपेगस रहता है, थोरैकोपेगस रहता है, स्टियोपेगस रहता है, या एब्डोमिनोपेगस रहता है? राइट आंसर जाएगा थोरैकोपेगस। कौन सा? थोरैकोपेगस। बी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो थोरैकोपेगस देखने को मिलता है। इस इमेज के अंदर देखिएगा, ये कौन सा इमेज दिया गया है? ये इमेज कौन सा दिया गया है, जल्दी से बताइएगा। ये क्रेनियोपेगस है, थोरैकोपेगस है, स्टियोपेगस है, या एब्डोमिनोपेगस है? क्रेनियोपेगस क्रेनियम बोन से अटैच होगा बेबी दोनों। थोरैकोपेगस चेस्ट रीजन से अटैच होंगे। स्टियोपेगस में आपके इस्चियम बोन से अटैच होंगे, और एब्डोमिनोपेगस में एब्डोमन से अटैच होते हैं। ये है लोअर एब्डोमन एंड स्टियोपेगस। कैसा है ये? कंबाइंड है, दोनों साथ में देखने को मिल रहे हैं, लोअर एब्डोमन और स्टियोपेगस दोनों देखने को मिल रहे हैं। देखिए थोरैकोपेगस जो चेस्ट रीजन से अटैच रहता है, और इसका जो इंसिडेंस रहता है, रेशियो रहता है, वो कितना रहता है? इसका रेशियो देखने को मिलता है आपको कितना? 40 से 42%। सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। जो बेबी चेस्ट रीजन से अटैच हैं। कैसे अटैच हैं? ये चेस्ट रीजन से अटैच है, वो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। दूसरा ओम्फैलोपेगस, ओम्फैलोपेगस 10 से 33% केसेस में देखने को मिलता है। ये जिफी स्टर्नम से लेके और कहाँ तक अटैच होगा बेबी? जिफी स्टर्नम से लेके अटैच रहता है, कहाँ तक?
तो आपको आंसर करना है ये अटैच रहेगा अम्बलाइकस रीजन तक। जिफी स्टर्नम से लेके जीफॉइड प्रोसेस से लेके कहाँ तक अटैच होगा, अम्बलाइकस रीजन तक। इसको हम बोलते हैं ओम्फेलोपेगस। किस नाम से जानते हैं, ओम्फेलोपेगस के नाम से जानते हैं। थर्ड वन है पायोपेगस, पोस्टीरियर अटैचमेंट होता है। कैसा अटैचमेंट होता है इसके अंदर, तो बता देना, आंसर कर देना सर। अगर पोस्टीरियर अटैचमेंट है, पोस्टीरियर अटैचमेंट है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, पायोपेगस। ये भी इमेज देखने को मिल सकता है आपका। और ये देखिएगा इस्चियोपेगस, 5 से 11% चांस रहते हैं इस्चियोपेगस के। और इस्चियोपेगस में कहाँ से अटैचमेंट होगा, पेल्विक बोन से। कहाँ से अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट इसका देखने को मिलता है कहाँ से, अटैचमेंट फ्रॉम पेल्विक बोन। कहाँ से, पेल्विक बोन से अटैच होगा। तो ये भी डायग्राम हो सकता है, इसके और भी डायग्राम हो सकते हैं पेल्विक बोन से, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई आपकी, कौन सी वाली कंडीशंस हो गई, कंजॉइंट ट्विंस की। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा था, तो मैंने आप सभी को बता दिया, वो था थोरैकोपेगस। बी क्या था इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट कंडीशन ये देखिए, क्रेनियोपेगस 2 से 6% केसेस में देखने को मिल रहा है। दोनों क्रेनियल बोन आपस में क्या हुई हैं, जुड़ गई हैं। ये भी आपने इमेज देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक ट्विन विल रिजल्ट इफ द फर्टिलाइज एग डिवाइडेड्स। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में ट्विन प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी कैसी होती है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। ये ट्विंस दो टाइप की हो सकती है, मोनोजाइगोटिक और डाईजाइगोटिक। यानी कि इसमें जाइगोट एक है, इसमें जाइगोट कितने बनेंगे, दो। कितने बनेंगे, दो। अगर जाइगोट दो बने हैं, तो जाइगोट अगर दो बने हैं तो कंडीशंस क्या कहलाएगी, डाईजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक है, डाईजाइगोटिक है, ये आपको देखना है। अगर मोनोजाइगोटिक है तो ये कम देखने को मिलती है। ये मोनोजाइगोटिक 20% केसेस में देखने को मिलेगी, डाईजाइगोटिक आपको 80% केसेस में देखने को मिलेगी। तो ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर डाईजाइगोटिक मोस्ट कॉमन है। कैसी है ये, मोस्ट कॉमन है। हाँ देखो यहाँ पर तो डाईजाइगोटिक है, तो इसके अंदर फीटस कितने बनेंगे, इसमें तो फीटस दो बनेंगे। हाँ, इसमें भी फीटस दो बनते हैं, जाइगोट इसमें एक है, बट इस जाइगोट क्या हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, डिवाइडेशन हो जाएगा, डिवाइड द जाइगोट। जाइगोट डिवाइडेड हो जाएगा दो पार्ट में, जिसकी वजह से फीटस कितने बनेंगे, दो बनेंगे इसमें भी। ठीक है, हाँ ये स्प्लिटिंग डिपेंड करती है किस किस के ऊपर, टाइम के ऊपर। किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। अगर स्प्लिटिंग 3 दिन के अंदर हो रही है, देखो ध्यान दो यहाँ पर, स्प्लिटिंग कब हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है 3 दिन के अंदर। तो दो सेपरेट प्लेसेंटा बनेंगे, दो ही क्या बनेंगे, एमनियोटिक सैक बनेंगे, डाई एमनियन डाई कोरियन, यानी टोटल 4 मेम्ब्रेन बनेंगी। कितनी मेम्ब्रेन बनेंगी, 4 मेम्ब्रेन बनेंगी। डाई एमनियन डाई कोरियन, यानी कि दो कोरियन होंगी और दो ही क्या होंगी, एमनियन होंगी। 3 दिन के अंदर अगर इस जाइगोट का डिवाइडेशन हो जाता है तो। नेक्स्ट देखो, अगर 3 दिन के बाद हुआ, मतलब 4 से 8 दिन के अंदर डिवाइडेशन हुआ, तो यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन बनेगी। कितनी टोटल मेम्ब्रेन, 3 होंगी, जिसमें से मोनोकोरियन, कोरियन एक ही होगी, बट एमनियन दो देखने को मिलेंगे, डाई एमनियन देखने को मिलेंगी। अगर डिवाइडेशन 8 7 दिन के बाद में, मतलब 8 से लेके 13 दिन के बीच में हो रहा है, 8 से लेके 13 दिन के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर जो अब मेम्ब्रेन है वो दो ही बनेंगी, दो मेम्ब्रेन बनेगी, जिसमें से सिंगल कोरियन होगी और सिंगल ही एमनियन देखने को मिलेगी। अगर डिवाइडेशन ऑफ जाइगोट या स्प्लिटिंग ऑफ जाइगोट 13 दिन के बाद, यानी 14 15 16 दिन में देखने को मिल रही है, तो मेम्ब्रेन तो दो ही रहेंगी, साथ में अटैच हो जाएगा क्या, कंजॉइंट ट्विंस। क्या हो जाएगा, कंजॉइंट ट्विंस। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ध्यान रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजॉइंट ट्विंस हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि डाई एमनियोटिक डाई कोरियोटिक ट्विंस विल रिजल्ट इफ द फर्टिलाइज एग डिवाइडेड। कितने दिन में डिवाइडेड हुआ है भैया, जिसमें 4 मेम्ब्रेन थी, तो 4 मेम्ब्रेन वाला तो एक ही था, जो पहले 3 दिन के अंदर क्या हो गया था, जिसका डिवाइडेशन हो गया था। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए। राइट आंसर क्या रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलो, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी इज। मोस्ट कॉमन टाइप प्रेगनेंसी में कौन सी देखने को मिलती है, तो ध्यान देना है, कुछ प्रेजेंटेशन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट।
प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट। हाँ, जब फीटस हैं, दो फीटस हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी, तो दो फीटस होंगे पेल्विस के अंदर, सॉरी यूट्रस के अंदर। अब वो दोनों पेल्विस कौन सी पोजीशन में देखने को मिल सकते हैं? हाँ, तो ध्यान रखना है, वर्टेक्स ट्रांसवर्स रेयर कंडीशन देखने को मिलती है, बोथ वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स हो सकते हैं, 50% केसेस में देखने को मिलते हैं। कितने परसेंट में? 50% में देखने को मिलते हैं, पहला वर्टेक्स। दूसरा ब्रीच, ये आपको 30% केसेस में देखने को मिलता है। बोथ ब्रीच रेयर है, 10% केसेस में देखने को मिलता है। हाँ, पहला ब्रीच दूसरा वर्टेक्स, ये आपको 5% केसेस में देखने को मिलता है। एक और ऑप्शन बना रहा हूँ, फर्स्ट क्या है? ब्रीच, और सेकंड क्या है? वर्टेक्स। ये आपको 5% केसेस में देखने को मिलता है। दूसरा वर्टेक्स और ट्रांसवर्स है, ये भी आपको 5% केसेस में देखने को मिलता है। तो आप बताओ मोस्ट कॉमन टाइप का ट्विंस कौन सा हो गया प्रेगनेंसी में? बोथ वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स 50% केसेस में अवेलेबल रहते हैं कि दोनों बेबी वर्टेक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया वही यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दे लो एक बार आप। बोथ वर्टेक्स है, 50% चांस है। फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड ब्रीच है, 30% चांस है। फर्स्ट ब्रीच सेकंड वर्टेक्स है, तो ये भी 10% चांस है, मैंने आपको ये बताया था आपको। बोथ ब्रीच है, 10% चांस है। फर्स्ट वर्टेक्स सेकंड ट्रांसवर्स है, ये 5% चांसेस रहते हैं। बोथ ट्रांसवर्स रेयर है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना है और आगे चलना है। तो इतना आप सबको मैंने बताया है, वो आप सबका क्लियर हुआ है क्या? चलिए, अगर हाँ तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने प्रेजेंट है, वेट कर रहा है एक और धमाकेदार क्वेश्चन। Which of the following test is most sensitive for the detection of iron depletion in pregnancy? आयरन की कमी हो रही है तो इसके लिए कौन सा सेंसिटिव टेस्ट है, कौन सा अच्छा टेस्ट है? मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट की बात हो रही है। टेस्ट तो सारे हैं यहाँ पर, सभी टेस्ट कर सकते हैं हम आयरन को भी कर सकते हैं, सीरम फेरिटिन को भी कर सकते हैं, सीरम ट्रांसफेरिन को भी कर सकते हैं, और सीरम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी देख सकते हैं। और चारों के चारों मैंने आपको बताए हुए हैं जब मैंने आपको हेमेटोलॉजी पढ़ाई थी उस टाइम पर। तो यहाँ पर जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट रहता है वो सीरम फेरिटिन लेवल रहेगा। फेरिटिन एक क्या थी? स्टोरेज प्रोटीन थी। क्या थी ये? आयरन स्टोरेज प्रोटीन, आयरन स्टोरेज प्रोटीन। सीरम ट्रांसफेरिन क्या थी? आयरन कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, याद आ रहा होगा, आयरन कैरियर प्रोटीन, आयरन स्टोरेज प्रोटीन। आयरन स्टोरेज प्रोटीन थी वो, फेरिटिन थी जो कि सेंसिटिव रहता है। यहाँ पर देखिएगा एक स्लाइड के अंदर सारे के सारे टेस्ट दिए गए हैं। हाँ जी, एचबी हीमोग्लोबिन भी टेस्ट करके देख सकते हैं, 12 से 16 नॉर्मल होता है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ तो इसका लेवल कम होगा, बट ये लेटर होता है, सबसे बाद में कम होता है। ठीक है, तो हमको इंडिकेशन ही नहीं मिलता कि हमारे अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है। सीरम आयरन लेवल देख सकते हैं हम, नॉर्मल 60 से 110 माइक्रोग्राम पर डीएल देखने को मिलता है, बट इसकी वैल्यू वेरिएबल रहती है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी 240 से 450 माइक्रोग्राम पर डीएल देखने को मिलेगा। अगर बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो ये इंडिकेट करेगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है और ये मॉडरेट सेंसिटिव है। ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन देखेंगे, 20 से 50% रहता है नॉर्मल। अगर ये 15% से कम हो रहा है तो ये भी इंडिकेट करेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को, ये भी मॉडरेट सेंसिटिव है। लास्ट देखिएगा, सीरम फेरिटिन लेवल 15 से 200 माइक्रोग्राम पर लीटर रहेगा। अगर इसकी वैल्यू 15 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम हुई तो ये इंडिकेट करेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को, और ये मोस्ट सेंसिटिव है। कैसा है? मोस्ट सेंसिटिव। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। अर्लीस्ट मार्कर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सीरम फेरिटिन लेवल। मोस्ट सेंसिटिव, सीरम फेरिटिन लेवल। बेस्ट स्क्रीन टेस्ट इन प्रेगनेंसी, सीरम फेरिटिन लेवल। सबके लिए सीरम फेरिटिन लेवल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, चलिए ये है, a 37-year multipara construction laborer has a blood picture showing hypochromic anisocytosis. This is the most likely indicative of, ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है? एक फीमेल है, उस फीमेल का हमने ब्लड पिक्चर शो किया, ब्लड पिक्चर में उसका दिखा रहा है हाइपोक्रोमिक। क्या दिखा रहा है? हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक दिखा रहा है, और एन आइसोसाइटोसिस, एन आइसोसाइटोसिस। तो ध्यान दो दोस्तों, मैंने आपको बताया एन आइसोसाइटोसिस में क्या हो जाती है? अनइक्वल, अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी,
अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का साइज अनइक्वल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एनाइसोसाइटोसिस। और हाइपोक्रोमिक, क्रोमिक वर्ड है वो किससे मतलब रिलेशन है, आयरन से। किससे मतलब है इसका, आयरन से। तो हाइपोक्रोमिक, क्रोमिक मीन्स आयरन की कमी हो गई है। हाइपोक्रोमिक एंड आइसोसाइटिक आरबीसी देखने को मिल रही है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलेगी। आयरन की कमी होगी, हाइपोक्रोमिक इंडिकेट रहेगा। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में विटामिन बी9 रहता है, माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन होती है, और कंबाइंड आयरन एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। चलिए, तो ये आपको देखने को मिल गया है, आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन धमाकेदार है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये ऑलरेडी विद 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हैविंग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 170 mg पर DL, द एंटी डायबिटिक ड्रग ऑफ चॉइस। यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है किसकी, डायबिटीज की। क्या पूछी है, DOC, DOC ऑफ डायबिटीज मलाइटस इन प्रेगनेंसी। किसमें पूछी गई है, प्रेगनेंसी में पूछी गई है। और प्रेगनेंसी में तो आंख बंद करके लगाना है रेगुलर इंसुलिन। क्या लगाना है, रेगुलर इंसुलिन। कोई भी हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं देते हैं, टेबलेट हम नहीं देते हैं, क्या देते हैं हम, इंसुलिन देते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं देते हैं, रेगुलर इंसुलिन को दिया जाता है। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट और क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। ग्लाइकोसूरिया ड्यूरिंग रूटीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटीनेटल विजिट इंडिकेट दैट देयर इज नीड फॉर। अच्छा देखो, रूटीन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है फीमेल का, उस इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ रहा है क्या, कि ग्लाइकोसूरिया हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्लाइकोसूरिया हो रहा है। ग्लूकोज जा रहा है कहाँ पर, इन यूरिन में, ग्लाइकोसूरिया हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम कंफर्म करने के लिए जाते हैं किस पर, GTT या OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पर जाएंगे। तो देख लो यहाँ पर कहाँ है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, डी वाला ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन, डी वाला, ठीक है। हाँ, तो डी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं ये, हाँ, फीमेल को 3 दिन पहले का हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, 3 दिन पहले हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। आफ्टर दैट उसको 12 घंटे पहले NPO रखा जाएगा। NPO रखने के बाद में हम क्या करेंगे, 12 घंटे के बाद में हम फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे। क्या करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर करने के बाद में, फास्टिंग ब्लड शुगर करने के बाद में उसको 75 ग्राम, 75 ग्राम क्या दे देंगे, ग्लूकोज दे देंगे। 75 ग्राम ग्लूकोज देने के 2 आवर्स लेटर हम करेंगे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कर लिया हमने, एक कर लिया हमने फास्टिंग ब्लड शुगर। इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर कैसा आया है, फास्टिंग ब्लड शुगर आया है आपका 95 से कम। कैसा आया है, 95 से कम। यहाँ पर 99 वैल्यू दी गई है, 95 से कम आया है। तो ये मान के चलिएगा ये कंडीशन नॉर्मल है, कोई भी डायबिटीज नहीं है। अगर यही फास्टिंग ब्लड शुगर 140 से कम आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी नॉर्मल। पोस्ट प्रेंडियल वाला 140 से कम आया है तो ये नॉर्मल है। और अगर HbA1c कितना आया है, 5.5 से कम आया है, तब भी हम इसको नॉर्मल मान के चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ वो शायद आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो इस स्लाइड पर आ जाइएगा। स्लाइड आपको बताने की कोशिश करेगी कुछ। स्लाइड क्या बताएगी, उस चीज को ध्यान दो। हाँ जी, अरे भाई स्लाइड को हटाओ। हाँ जी देखो, यहाँ पर देखिएगा, हमने बताया कि आपकी जो वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू आई है, एक फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर कितना आया है, <95। और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कितना आया है, <140 mg/dl, mg/dl। ये नॉर्मल कंडीशन है, नो डायबिटीज। क्या है, नो डायबिटीज। दूसरा, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर कैसा आया है, मोर देन 95 टू 125 mg/dl। और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कितना आया है, तो ध्यान रखना, मोर देन 140 से लेके 200 mg/dl। ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। कैसी है, प्री डायबिटिक कंडीशन। हाँ, डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 126 सॉरी 126 mg/dl,
और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर मोर देन 200 mg पर डीएल आया है तो ये डायबिटीज मेलाइटस कंफर्म है। क्या है? कंफर्म है, ये डायबिटिक कंडीशन है। कैसी है ये? डायबिटिक कंडीशन है। क्लियर है? तो इस तरह से हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को करते हैं। हम उसमें क्या लगाते हैं, क्या फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रेंडियल दोनों ही पता करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम अपना डाटा सेट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। ये भी शानदार सा क्वेश्चन है। हाँ, ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है। हाइपरथायरॉयडिज्म में दी जाने वाली ड्रग कौन सी होती है? डी, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। कौन सी होगी? प्रोपाइल थायरोयूरेसिल। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायरॉयडिज्म फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर दी जाने वाली ड्रग कौन सी है? प्रोपाइल थायरोयूरेसिल रहती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बाकी की ड्रग क्यों नहीं थी सर? ये जो ड्रग्स होती है प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल जो ड्रग होती है वो बीपी को कंट्रोल करने के लिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए रहती है। हाइपरथायरॉयडिज्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, इनको हम हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज करते हैं, बट ये क्या कर सकती हैं? ये टेरेटोजेनिक हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? टेरेटोजेनिक हो सकती हैं, फीटस पर इफेक्ट डाल देंगी, इसलिए हम इनको यूज नहीं करते। क्लियर है? आंसर आप सबको मिल गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ इज फीटल ब्लड डिफरेंशिएट फ्रॉम मैटरनल ब्लड। फीटल ब्लड को मैटरनल ब्लड से कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पता करें कि ये मदर का ब्लड है और ये फीटस का ब्लड है? तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम बताइए। चार टेस्ट हैं हमारे पास, चारों टेस्ट में आपको देखना है। क्ल्यूलर टेस्ट के नाम से जानेंगे, एपीटी टेस्ट के नाम से जानेंगे, बबल टेस्ट के नाम से जानेंगे, या लिली टेस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए चारों टेस्ट को एक साथ देखते हैं। क्यूलर टेस्ट, जो क्यूलर टेस्ट होता है किस लिए किया जाता है? ये क्ल्यूलर टेस्ट, ये इसको डिटेक्ट करते हैं किस चीज को? फीटल रेड सेल इन मैटरनल ब्लड, बच्चे की आरबीसी। क्या? बच्चे की फीटल रेड सेल इन मैटरनल ब्लड, मदर के ब्लड के अंदर रेड सेल को पता करने के लिए यूज किया जाता है। और इससे कैलकुलेट करते हैं क्या? एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इन आरएचए नेगेटिव मदर। अगर एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो? एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, तो उसकी डोज को कैसे सेट करना है? तो उसके लिए हम टेस्ट करेंगे क्ल्यूवर टेस्ट। दूसरा टेस्ट है आपके पास एपीटी। कौन सा टेस्ट है? एपीटी। इसको हम यूज करते हैं डिफरेंशिएट ब्लड, फीटल ब्लड वर्सेस मैटरनल ब्लड इन वोमिटस एंड स्टूल ऑफ ए न्यूबॉर्न। तो बच्चे का स्टूल आया हुआ है या फिर वोमिटस आया है, उसमें ब्लड है, तो ये बच्चे का ब्लड है या मदर का ब्लड है, इसको डिटेक्ट करने के लिए एपीटी टेस्ट किया जाता है। बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन टू एल्किलाइन नेचुरेशन, वही देखा जाता है इसके अंदर एल्किलाइन नेचर है या फिर एसिडिक नेचर है। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं कि ये मदर का ब्लड है या फिर बच्चे का ब्लड है। नेक्स्ट देखो, बबल टेस्ट। बबल टेस्ट हम यूज करते हैं, एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, उसके अंदर आती है कौन सी? पेटेंट फोरामेन ओवेल, पीएफओ, पेटेंट फोरामेन ओवेल। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? सैलाइन को डाल के देखते हैं और वहां पर बबल्स आते हैं चैम्बर में से, तो वो इंडिकेट करेंगे कि हाँ यहाँ पर ओपनिंग बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं बबल टेस्ट। और लास्ट है लिली टेस्ट। लिली टेस्ट हम यूज करते हैं डायग्नोसिस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इन सर्टेन कंटेक्ट। बहुत सारी फीटल का हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को क्या हो गया? थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो कौन से टाइप का हीमोग्लोबिन बन रहा है? अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम लिली टेस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे हमारे सारे टेस्ट हो गए जो अभी हमने आपको बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर इन प्रेगनेंसी। ये जो क्वेश्चन है आपको आंसर करना है अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी और मैं आपका कमेंट बॉक्स चेक करूंगा क्या आंसर आपने किया है। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई है टाइफाइड फीवर की प्रेगनेंसी के अंदर, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ में हमारा ये छोटा सा सेशन यहीं पर विराम लेता है और हम मिलेंगे आपके एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। थैंक यू क्लास।